डियर स्टूडेंट्स, आज हम कुछ की टर्म्स डिस्कस करेंगे। जो नाइन्थ क्लास का चैप्टर जो है वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, इस चैप्टर से रिलेटेड हम की टर्म्स कुछ डिस्कस करेंगे। इसके अंदर लगभग काफ़ी ऐसी टर्म्स हैं कि जो आपको हायर क्लासेस में भी हेल्प करेंगी। उसके बारे में हम चैप्टर जो 3 है नाइन्थ क्लास का, ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे इसके अंदर जो है जो की टर्म्स हैं, महर्षि कनाड एंड पी कात्याम। तो ये जो दो थे, महर्षि कनाड जो थे, इन्होंने सबसे पहले परमाणु जो वो शब्द दिया था पदार्थ के लिए। ये इंडियन फिलोसफर हैं और इन्होंने सबसे पहले जो मैटर को डिवाइड करने का वो बताया था कि मैटर जो पदार्थ था उसे हम छोटे छोटे स्मॉलर पार्टिकल्स में उसे डिवाइड कर सकते हैं। और एक वह स्टेज आएगी उसके बाद कि उसके बाद हम उसे किसी स्मॉल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, तो उन्होंने इसका नाम परमाणु दिया। फिर जो दूसरे इंडियन फिलोसफर थे, पी कात्यायन, उन्होंने इसको जो है ये बताया कि जो इसके पार्टिकल्स होते हैं वो कंबाइंड स्टेट में रहते हैं इसमें। फिर उसी समय जो दो साइंटिस्ट थे, डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस, ग्रीक थे ये, डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस, ये जो दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया कि जो इसी थ्योरी को इन्होंने ग्रीक के अंदर जो वो डाइवर्सिफाई किया, कि उन्होंने कहा कि जब कोई जो मैटर होता है उसको हम डिवाइड करते चले जाते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि यदि किसी मैटर को डिवाइड करते चले जाएं और उसके बाद उसकी वो स्टेज आ जाती है जिसके बाद वो डिवाइड नहीं हो सकता। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट था ये उनका सिर्फ फिलोसफिकल था, कोई ऐसा केमिकली जो फिजिकली एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं था इसमें। उसके बाद जो आए हैं एंटोन एल लेवोशियर, इन्होंने लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कॉम्बिनेशन दिया। और ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ये दो चीज पे टिका हुआ था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन में इसके दो लॉज थे। एक तो ये लॉज था इसमें, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, और जो दूसरा था इसके अंदर लॉ ऑफ प्रोपोर्शनेट कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन में दो चीज़ ये हैं कि सपोज कीजिए हम यहाँ पर जो इसके अंदर 3 ग्राम हम जो कार्बन लेते हैं और 8 ग्राम हम यहाँ पर ऑक्सीजन लेते हैं। ये 3 ग्राम है यहाँ पर और 8 ग्राम यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो CO2 बनेगी वो 11 ग्राम बनेगी। तो ये जो है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन कहलाता है, क्योंकि कार्बन इधर भी जो है वो 11 ग्राम है और रिएक्टेंट भी 11 ग्राम है और CO2 भी 11 ग्राम है। तो ये लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन कहता है। दूसरा कहता है कि जो ये लॉ ऑफ जो है प्रोपोर्शनेट कॉम्बिनेशन वाला, लॉ ऑफ प्रोपोर्शनेट कॉम्बिनेशन ये कहता है कि सपोज कीजिए ये इसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये मिलकर के वाटर बनाते हैं। तो वाटर के मॉलिक्यूल का जो होगा, इसके अंदर जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का एक रेशियो होता है, और वो रेशियो जो होता है वो उसमें है इसका जो मास होता है उसके रेशियो में ये जो कंबाइन करते हैं कि टोटल जो है वो वाटर का होता है, यदि हम उसका वो देखें तो 18 होता है इसमें। ऑक्सीजन जो है वो 16 होगा और हाइड्रोजन 2 होगा। तो ये 1:8 का रेशियो जो है प्रोपोर्शन होता है। इस प्रोपोर्शन में वाटर मॉलिक्यूल के अंदर ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये मिलते हैं इसके अंदर। तो ये जो है लेवोशियर ने दो रूल्स दिए थे इसमें, लॉज दिए थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन।
जॉन डाल्टन जो थे, इन्होंने ये बताया था कि जो इसकी जो एटॉमिक थ्योरी जो थी, ये इसके जॉन डाल्टन, ये जो है यहाँ पर देखिए, इसमें जॉन डाल्टन ने 4-5 पोस्टुलेट्स दिए थे, ये आप देखना इसमें, इसने एटॉमिक थ्योरी दी थी, इसने जॉन डाल्टन ने इसमें, कि जितने भी मैटर होते हैं उसके अंदर वो एटम्स के मिलके बने होते हैं, और एटम्स जो है वो इंडिविजुअल पार्टिकल हैं which cannot be created nor destroyed. Atoms of a given elements are identical in mass, और डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं उनके डिफरेंट मास और केमिकल प्रॉपर्टीज है। तो आप इसको बेसिस को अभी तैयार कर लीजिए, ये आगे तक ये काम आएगा इसके। एलिमेंट्स जो होते हैं वो इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसके अंदर एटम सेम होते हैं इसमें, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये एलिमेंट्स होते हैं। और कंपाउंड जो होते हैं उसके अंदर वो डिफरेंट टाइप के जो होते हैं मॉलिक्यूल्स के अंदर, कंपाउंड्स में डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं। जैसे वाटर कंपाउंड है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, क्योंकि ऑक्सीजन ही O2, दो सेम टाइप के एटम्स हैं इसमें। मिक्सचर होता है, मिक्सचर एक इस तरह का वो होता है कि जिसको जो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसके अंदर हम उसको फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं। ऐसा ही मॉलिक्यूल्स का जो मिक्स वो होता है, जो मिक्सिंग होता है, वो मिक्सचर कहलाता है। क्योंकि अब उसमें पढ़ेंगे मिक्सचर, सॉल्यूशन, कोलाइड्स वगैरह, वो वहाँ पर कवर होगा। तो मिक्सचर ऐसा होता है जिसको हम फिजिकली सेपरेट करते हैं। नैनोमीटर होता है, नैनोमीटर जो होगा वो 10⁹ मीटर जो होता है, एक नैनोमीटर होता है इसमें। 10⁹ मीटर एक नैनोमीटर होता है, और 10⁻⁻10 मीटर होता है, ये होता है एंगस्ट्रॉम, ये होता है नैनोमीटर। 10⁻⁻6 होगा, ये होगा माइक्रोमीटर, ये माइक्रोमीटर होता है इसमें। मिलीमीटर होता है 10⁻⁻3 मीटर, ये मिलीमीटर होता है 10⁻⁻3। 10⁻⁻2 होगा, ये सेंटीमीटर होगा इसमें, राइट। तो इस तरह से हम इसको ये 1 सेंटीमीटर होता है, 10⁻⁻2 मीटर के इक्विवेलेंट, ये सेंटीमीटर होगा। 10⁻⁻3 मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, और 10⁻⁻2 ये सेंटीमीटर होगा इसमें, ठीक है। तो ये एक बेसिक वो चीज़ है कि ये आपको फिजिक्स के अंदर बेसिकली ये पूरी यूनिट आनी चाहिए, तभी आप इसको कर पाएंगे। बर्जीलियस जो थे वो पहले वो थे जिन्होंने बताया कि किसी भी उसके अंदर फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो है, हम किसी एलिमेंट को या एटम को हम जब डिस्क्राइब करते हैं तो उसका नोमेनक्लेचर करने के लिए जो सबसे पहला अल्फ़ाबेट है वो उसको देना चाहिए। IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये जितना भी नोमेनक्लेचर होता है केमिस्ट्री का उससे रिलेटेड होता है, ये उसी को वो करता है। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर हम पढ़ेंगे। एटम का जो मास होता है, यूजली एटॉमिक मास जो होता है वो ये होता है किसी एटम के अंदर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का जो टोटल होता है वो एटॉमिक मास होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं वो एटॉमिक मास होता है। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर होगा वो किसी भी एटम के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी ऑर्बिट, टोटल नंबर जो होते हैं वो उसके अंदर वो एटॉमिक नंबर होता है। जो मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल हमें मिलती है वो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज की है। वैसे एटॉमिक नंबर जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्विवेलेंट भी हो सकता है, क्योंकि जितने उसके अंदर एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही उसके अंदर प्रोटॉन्स होंगे। तो इसलिए ये इक्वल हो जाएगा इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, या इसमें आइदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, लेकिन फिर भी हम इसे इलेक्ट्रॉन्स के वो मानते हैं क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं इसमें। यूनिफाइड मास जो होता है वो एक उसका जो पहले एटॉमिक मास यूनिट थी उसके बाद उसको यूनिफाइड मास का है। आइसोटोप, आइसोटोप एक ऐसे वो होते हैं, इस तरह के जो एलिमेंट्स होते हैं
जिसके अंदर सेम एटॉमिक नंबर होता है, डिफरेंट एटॉमिक मास होगा। कार्बन 12 का आइसोटोप जो होता है, इसको हम जो है जो यूनिफाइड मास को मेजर करने के लिए कार्बन का 1/12 होता है, उसको हम यूज़ करते हैं। मॉलिक्यूल्स जो होता है, मॉलिक्यूल्स एक वो है कि यदि कोई मैटर है, इस मैटर को हम क्या करें, ये मैटर है, इसमें इस मैटर को हम कट करते चले जाएं और अल्टीमेटली हमें एक सब यूनिट मिले जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, वो मॉलिक्यूल जो है वो उसको मॉलिक्यूल कहा गया है। इस मॉलिक्यूल में जितना भी मैटर होता है, इसकी सारी जो प्रॉपर्टी, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी जो होती हैं, वो किसी मैटर की वो मॉलिक्यूल्स में होती है। इस तरह का कॉन्सेप्ट ये मॉलिक्यूल कह रहे हैं। नॉन मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स नॉन मेटल्स जो होते हैं, उसके अंदर वो होता है जिसमें एक पूरा डिफरेंस है, ये 7th 8th क्लास में मिलेगा हमें नॉन मेटल्स का, जिसके अंदर जो चमक नहीं होती, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन, इसके इलेक्ट्रिसिटी के और हीट के कंडक्टर नहीं होते, इस तरह के जो एलिमेंट्स होते हैं वो नॉन मेटल्स हैं। डायटोमिक मॉलिक्यूल्स जो, और एटोमिसिटी, एटोमिसिटी वो होती है कि एक एटम के अंदर, एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स हैं, या एक जो उसके अंदर जो हैं वो कितने हैं। तो एटोमिसिटी जो होती है वो एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी होंगे, दैट इज कॉल्ड एज एटोमिसिटी। कि जैसे कुछ आर्गन, हीलियम, नियोन, इनके अंदर एटोमिसिटी 1 होती है, मोनो एटॉमिक होते हैं, क्योंकि ये सिंगल उसमें एग्जिस्ट कर सकते हैं। कुछ जो एलिमेंट्स होते हैं उसकी एटोमिसिटी जो होती है वो 2 होती है, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये है डायटोमिक। जो सल्फर है ये पॉलीएटॉमिक होगा। ये पॉलीएटॉमिक होते हैं इसमें, इसके अंदर ये आयन जो होते हैं, जो ऐसा कोई भी एटम हो जिसके ऊपर चार्ज रहता है, या ऐसा ग्रुप ऑफ एटम्स होता है जिसके ऊपर चार्ज होता है, वो आयंस कहलाएंगे। आयंस 2 तरह के होते हैं, इसमें आगे टर्मिनोलॉजी में आएंगे। जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, इस पे ये तो होते हैं कैटायंस। और जिस पे निगेटिव चार्ज होता है, जैसे क्लोराइड, ब्रोमाइड, इसके ऊपर जो होता है ये, इस पे निगेटिव चार्ज होता है, ये होते हैं एनायंस। तो आयंस होते हैं वो ऐसे एटम जिस पे, एटम्स या ग्रुप जो इस पे चार्ज हों। जैसे मान लो हम हाइड्रोक्सिल आयन ये है, उस पे ON है, ये एनायन है ये, इसके अंदर अमोनियम जो होता है वो, इसमें प्लस चार्ज होता है, वो कैटायंस है। तो ये जो है ग्रुप ऑफ एटम्स हैं, ये सिंगल एटम है, तो दोनों ही जो है वो आयंस हो सकते हैं इसमें। केमिकल फार्मूले किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स जो हैं उनका प्रोपोर्शन जो होता है वो केमिकल फार्मूला बताता है। कि जैसे मान लो ये सोडियम क्लोराइड है, ये शो करता है कि इस मॉलिक्यूल के अंदर एक सोडियम एक क्लोराइड है। कैल्शियम क्लोराइड ये शो करता है, ये मॉलिक्यूल जो है इसका फार्मूला है, इसके अंदर एक कैल्शियम है और 2 इसमें क्लोराइड है इसमें, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड ये शो करता है, इसमें एक मैग्नीशियम है और एक ऑक्सीजन है इसमें। तो ये एक केमिकल फार्मूले जो होते हैं। वैलेंसी जो है वो एक एटम की वो टेंडेंसी होती है जिससे वो कंबाइन करता है, ये वैलेंसी कहलाती है। वैलेंसी कहते हैं, कमी को भी बोलते हैं इसमें। वैलेंसी बेसिकली क्या होता है कि किसी भी जो एटम होता है उसके अंदर जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के फुल करने के लिए जितने भी इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है वो उसकी वैलेंसी बन जाती है। नाइट्राइट एंड हाइड्राइट ही होता है। देखो हाइड्राइड जो होते हैं, देखो हम देखते हैं जब हाइड्रोजन के अंदर एक सिंगल चार्ज होता है तो ये तो हाइड्रोजन होता है, ठीक है। और जब हाइड्रोजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होता है, ये होता है इसमें, इसको बोलते हैं हम हाइड्राइड। इसके अंदर ये हाइड्राइड होता है इसमें। मॉलिक्यूलर मास एंड मोल, ये जो कॉन्सेप्ट है, मॉलिक्यूलर मास जो होता है, टोटल जो मॉलिक्यूल होता है इसका जो मास होगा वो मॉलिक्यूलर मास कहलाता है बेसिकली। और ये क्या होता है, एटम के मास को हम उसको वो कर देते हैं,
ऐसे इसका हो जाएगा। सपोज कीजिए ग्लूकोज मॉलिक्यूल है C6H12O6, इसके अंदर जो टोटल कार्बन के 6 हैं तो 12 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 12 हाइड्रोजन है इसमें, हाइड्रोजन का 1 होता है एटॉमिक मास, और 6 ऑक्सीजन के हैं तो 16 होता है ऑक्सीजन का, तो ये मल्टीप्लाई बाई 6, तो कुल मिलाकर के ये हो जाता है 180। इसकी जो यूनिट होती है वो जी होती है इसमें, इतना जो होता है इसका मास हो जाता है इसमें, मॉलिक्यूल का ये मॉलिक्यूलर मास इसमें। ठीक है, तो अब आता है इसके अंदर फॉर्मूला यूनिट मास। फॉर्मूला यूनिट मास जो होता है कि एक उसके अंदर जो फार्मूला होता है वो उसका होता है मोल जो होता है। मोल कॉन्सेप्ट जो है ये दिया हुआ है कि एक उसके अंदर जो होता है कि 1 ग्राम सब्सटेंस के अंदर वो जितने भी नंबर वो होंगे उसके, वो उसका मोल होता है। तो इसका एक सीधा सीधा फार्मूला है, आप उसको देखिए इसमें कि ये होगा इसमें मोल इज इक्वल टू वेट इन ग्राम्स अपॉन टोटल मोलिकुलर वेट, ये हम निकाल सकते हैं। जैसे वाटर के 1 मोल के अंदर 1 मोल ऑफ वाटर जो होगा इसमें ये होता है, इसमें अंदर इसका वेट होगा, इसमें इसको हम वेट निकालेंगे, 1 मोल वाटर का वेट होगा, तो वाटर का जो मोलिकुलर वेट होता है वो होता है 18 होता है इसमें। तो 1 मोल वाटर जो होता है वो 18 ग्राम के इक्वलेंट होता है। 18 ग्राम वाटर लेंगे तो उसमें 1 मोल होगा, और 1 मोल के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो कहलाते हैं एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर जो होते हैं वो टोटल नंबर ऑफ उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं 1 मोल के अंदर, वो एवोगैड्रो कहेंगे। चाहे वो एक जो है एटम हो, चाहे मॉलिक्यूल हो, किसी भी उसके अंदर जो 1 मोल के अंदर इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिलेंगे, एंड दैट इज एवोगैड्रो नंबर, एंड दैट इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। ये एवोगैड्रो नंबर है इसके अंदर। ग्रोस जो होता है ये होता है 144 को हम एक ग्रोस बोलते हैं। और विल्हेम ऑस्टवाल्ड जो थे, इन्होंने मोल का कॉन्सेप्ट किया था सबसे पहले। क्लियर? तो ये हम बुक देखेंगे तो इसके अंदर आपको इस तरह की जो टर्मिनोलॉजी मिल जाएंगी, हर एक जगह से ये आप इसको स्कैन करके देख सकते हैं, और आप जो 9th क्लास में स्टूडेंट हैं वो अच्छा बेस बनाएंगे, तो आगे उनको केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें अच्छी तरह से स्कैन करके देखो, जैसे ये है इसमें नाइट्राइट में N के ऊपर -3 चार्ज होता है नाइट्रोजन के ऊपर, और हाइड्रोजन और हाइड्राइड के ऊपर होता है ये सिंगल माइनस होता है इसमें, हाइड्रोजन एटम के ऊपर। हाइड्रोजन के आयन के अंदर ये इसके अंदर प्लस का सिंगल होता है, और हाइड्रोक्सिल होता है, ये हाइड्रोक्साइड जो होता है ये OH होता है, अमोनियम ये होता है इसमें। ठीक है, तो इसके अंदर एक क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया हुआ है, उसे आप देख लीजिए कि एक जो होता है इसमें ये लॉ ऑफ मास प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन दोनों ही शो करता है ये, कि एक हमने 3 ग्राम कार्बन लिया और इसमें 8 ग्राम हमने ऑक्सीजन लिया, तो 11 ग्राम CO2 बनता है, यानी कि C + O2 इज इक्वल टू CO2। ये यहाँ पर होता है 11 ग्राम, इसके अंदर ये 3 ग्राम और ये 8 ग्राम। हम 3 ग्राम कार्बन लेते हैं और उसमें 50 ग्राम ऑक्सीजन लेते हैं, तो अब बताइए कितने ग्राम CO2 बनेगा। तो आंसर इसका ये है सिर्फ 11 ग्राम CO2 बनेगा, क्योंकि 3 ग्राम 8 ग्राम के साथ ही कंबाइंड हो सकता है। फिर बाकी के लिए जो ऑक्सीजन है वो कितनी 42 ग्राम ऑक्सीजन जो है वो अनरिएक्टेड फॉर्म में रहेगी इसके अंदर।
क्योंकि वो उसको कार्बन के साथ यूज होने का, कंबाइन करने का मौका नहीं मिलेगा। तो आप देखेंगे तो इस तरह से ये जितने भी टर्मिनोलॉजी हैं, आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। उसके बाद फिर जो अभी मैंने 3 फोल्डर दिए हैं, एक तो हम वाई वाई डू वी फेल इल, एक दूसरा इसमें आपको वो मिला है उसमें ग्रेविटी वाला, और तीसरा ये आज मैंने इसको डिस्कस किया है। अगले उसके अंदर आपको एक पूरा एक इसके जो जितने भी इसके न्यूमेरिकल्स हैं, इसके एनसीईआरटी बेस्ड है, क्योंकि एनसीईआरटी बड़ी अच्छी बुक है, आप इसे हमेशा पढ़ें। बाकी जो बुक्स हैं वो भी आपको हेल्प करेंगी। तो ये बेसिक है, इसका बड़ा अच्छा सिलेबस है, आप इसको देखें। इसके पीछे जो क्वेश्चंस हैं उसको आप ट्राई करते चले जाएं। जैसे इसके फार्मूले क्या हैं, पोलेट में क्या आयन क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, कॉपर नाइट्रेट क्या है, एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या है, ये आपको एक आइडिया देगा इसके अंदर, कि इसके अंदर मास की इसका 0.2 मोल को होगा। और नेक्स्ट फोल्डर में आपको इसके जो जितने भी क्वेश्चंस हैं इसके एनसीईआरटी के पीछे, इसका किस तरह से आपको इसी वे में सॉल्यूशन मिल सकता है, आपको अपनी लैंग्वेज में मिल सकता है, वो मैं आपको ट्राई करूँगा। तो इसलिए आपके लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।